Hello everyone. So I will start the remaining session now. So we were talking about the concepts in statistics कि concepts क्या क्या होंगे statistics में, किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है एक statistics को statistics वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन हम किसको बोलेंगे? पॉपुलेशन हम पर्सन्स को भी बोल सकते हैं जिनके बारे में हम अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिनके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे? वो अपनी पॉपुलेशन बोलेंगे. वो कोई भी पर्सन्स की लिस्ट हो सकती है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट हो सकती है, वो कोई भी एलिमेंट्स की लिस्ट हो सकती है, कोई भी एनिमल्स की हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार के रिएक्शन की हो सकती है जो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे. यहाँ पे रिएक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि साइकोलॉजी में हम रिएक्शंस के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट है, इनमें अलग अलग लोगों का क्या रिएक्शन है, इमोशंस को कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे रिएक्ट करते हैं, सेल्फ एस्टीम को कैसे रिएक्ट करते हैं, मोटिवेशन को कैसे रिएक्ट करते हैं. तो हम क्या रिएक्शन का यहाँ पे एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो पॉपुलेशन हम उसको बोलते हैं जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जिनके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है. तो पॉपुलेशन कैन बी, यहाँ पे है दूसरा पॉइंट, पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इन नेचर. तो फाइनाइट वो होती है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वो होती है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है. जो इनफाइनाइट होती है, जो और फाइनाइट में जो एक फिक्स नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट में वो नंबर हमारे पास फिक्स नहीं होते. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वो हैव फेल्ड इन द मैथमेटिक्स. तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ ना कि एक स्कूल में जो बच्चे मैथ में फेल हुए हैं उनको कितने लोग हैं. तो ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट. लेकिन ये सेकंड बोल रहा है कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन का क्या एग्जांपल है? नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. तो नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई ये कैलकुलेट तो करने में नहीं आएंगे ना. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट पॉपुलेशन. ठीक है. और जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम बोल देंगे फाइनाइट पॉपुलेशन. अब सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है सैंपल. अब सैंपल हम किसे बोलते हैं? कि जैसे मान लो कि मुझे पॉपुलेशन हम किसको बोलते हैं? जिसके बारे में हम अपनी ऑब्जर्वेशन बनाना चाहते हैं, जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिनके बारे में हम अपना रिजल्ट जानना चाहते हैं. ठीक है. तो वो हमारी हो जाएगी पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन तो बहुत ही बड़ी लिस्ट हो जाती है ना. सपोज कि अगर मैं गुड़गांव में रहता हूँ और गुड़गांव के लोगों के बारे में ही कोई एक नई ऑब्जर्वेशन या उनके बारे में कुछ एक नया कैलकुलेट कर रहा हूँ, डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, कि सपोज अगर मैं गुड़गांव में यही लिस्ट बनाने लग जाऊं, ठीक है, कि गुड़गांव में कितने लोग हैं जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और कितने लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं. ठीक है. तो मेरे लिए पॉपुलेशन क्या होगी? मेरे लिए पॉपुलेशन होगी गुड़गांव में रहने वाले सारे लोग, राइट. इवन एवरी सिंगल पर्सन विल कम्स इनटू द पॉपुलेशन कैटेगरी, है ना, कि सारे लोग जो भी रहते हैं गुड़गांव में पॉपुलेशन में आएंगे. उसके बाद अब मुझे ये देखना है कि परमानेंटली गुड़गांव के कितने लोग हैं और बाहर से आने वाले कितने लोग हैं. लेकिन अब तुम एक बात बताओ कि ये मेरे लिए पॉसिबल होगा या मेरे लिए कन्वीनियंट होगा कि मैं हर घर में जाके, हर लोग से जाके, जितने भी लोग मुझे गुड़गांव में दिख रहे हैं पूरा एरिया में कवर करूं, एक एक से जाके बात करूं, एक एक से बात करके अपना डाटा कलेक्ट करूं? So this is not possible and even also this is not convenient. So what I will do, I will take a sample, number of samples from the given population. ठीक है. मैं एक सैंपल कैलकुलेट करूंगा. सपोज कि मैंने क्या किया, 500 लोगों की लिस्ट बना ली. ठीक है. अलग अलग एरिया से लोग उठा लिए, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जॉब से, अलग अलग प्रोफेशन से मैंने लोगों की लिस्ट बनाई. एंड आउट ऑफ, सपोज गुड़गांव की पॉपुलेशन है 1 लाख, एंड आउट ऑफ दैट 1 लाख पॉपुलेशन आई हैव मेक अ न्यू सैंपल विद द नंबर ऑफ 500 पीपल्स. ठीक है. तो जो मैंने पूरी पॉपुलेशन के अंदर से जो एक सैंपल निकाला 500 लोगों का, जिससे मैं एक अपना डाटा कलेक्ट करके एक रिप्रेजेंटेशन करूंगा स्टैटिस्टिकल वे में. तो जो मेरा 500 लोगों का जो मैंने ग्रुप बनाया वो क्या होगा? एक सैंपल होगा. तो सैंपल क्या होता है? सैंपल एक शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? पॉपुलेशन का. पॉपुलेशन को ही हम छोटा करके एक सैंपल उसमें से निकाल लेते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दूं, जब भी हमारे किसी भी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, हाँ हाँ, तो मुझे याद आ गया. तो जो जो कहीं भी इलेक्शंस होते हैं तो मीडिया वाले क्या करते हैं? इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही क्या करते हैं? एग्जिट पोल दिखाते हैं. ये चीज सबको पता होगी, है ना, कि एग्जिट पोल दिखाते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस एग्जिट पोल अब की बार तो ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी विन कर रही है. तो एग्जिट पोल क्या होता है? तो एग्जिट पोल का मतलब ये थोड़ी ना कि उन्होंने हर लोगों से जाके बात करी है. सपोज अभी बिहार में इलेक्शन हुए थे, अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शन हुए थे, तो वहां का जो एग्जिट पोल था उसका मतलब ये था कि उन्होंने कुछ कुछ लोगों से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग गांव से, अलग अलग सिटी से लोग, कुछ कुछ लोगों से बात करी. और उनको बात करने के बाद अगर मान लो बिहार की पॉपुलेशन 1 लाख है, 1 लाख में से अगर मान लो उन्होंने 10,000 लोगों से बात करके जो एक डाटा बनाया, उसको हम बोल देंगे सैंपल. ठीक है. और हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी बिहार के सारे लोग.
है ना। लेकिन हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, जो उन सब लोगों में से जो मैंने कुछ 10,000 लोगों को सिलेक्ट करके उनसे बातचीत करके जो हमने डाटा बनाया वो बोला जाएगा सैंपल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सैंपल। इसके बाद हो जाएगा हमारा सैम्पलिंग के यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सैम्पलिंग टेक्निक्स बोली गई है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब क्या हो गया कि उस तरह की सैम्पलिंग, मैं उस तरह के लोगों को सैंपल बना रहा हूँ जिसको मैं प्रोबेबिलिटी में यूज कर सकता हूँ, जिससे मैं संभावना निकाल सकता हूँ, जिससे मैं किसी कंक्लूसिव अपने किसी भी रिजल्ट पे मैं पहुंच सकता हूँ। नॉन प्रोबेबिलिटी वाली सैम्पलिंग में क्या हो जाएगा, जहां पे नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब वहां पे संभावना में नहीं बता सकता। तो जैसे यहाँ पे होते सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंट मतलब अपने हिसाब से जो मैंने सैंपल बनाया वो कोई नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पल, जैसे मैं इसका एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे मैं इलेक्शन का ही मैं एग्जिट पोल बना रहा हूँ। कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या हो जाएगी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग मतलब ये मान लो कि जिस जिस एरिया में लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर जिस जिस एरिया में लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं सिर्फ वहीं पे गया। ठीक है, और वहीं पे जाके मैंने अपना जो सैंपल तैयार किया, तो क्या उससे मैं कोई प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं, और जो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा क्या वो सही होगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, कन्वीनियंट सैंपलिंग की है। अपने हिसाब से जो मेरे जहां मेरे को जाना था वहां मैं गया हूं। लेकिन सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होगा, रैंडमली मेरे को लोगों को चूज करना पड़ेगा, और जब मैं रैंडमली लोगों को चूज करूंगा तभी जो मेरा कंक्लूजन होगा वो एक सही तरीके तक पहुंच पाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है एग्जांपल है, जैसे सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, वॉलंटरी सैंपलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं और प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, ना इन्होंने बुक में इनको एक्सप्लेन किया गया है, इन्होंने बस यहाँ पे सैंपलिंग टेक्निक्स बताई गई है। ठीक है, जैसे मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग सैंपलिंग, तो ये सब इन्होंने यहाँ पे बताया गया है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। सो रूही था, someone from the meeting says I cannot hear you, so could you please check your mic or your speaker, maybe you have some technical issues, and may I know, like all the folks who are who are there in the meeting, and they are been able to hear me, right? Yes, आवाज Himanshu, तो you आ are रही होगी audible. सबको, है ना, तो इसको आवाज नहीं आ रही है एक लोग को, Yes, भाई yes. तुम एक काम करो, जिसको आवाज नहीं आ रही वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर ले तो आवाज आ जाएगी। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर सैम्पलिंग के बाद क्या होता है, देखो मैंने पहले पॉपुलेशन हमारा पता चल गई, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल पता चल गया सैंपल क्या होता है। अब इसके बाद आ जाएगा पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर वो होता है जो मैं चीज चेक कर रहा हूँ, जो मैं चीज मेजर करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इलेक्शन में क्या हो जाएगा कि एग्जिट पोल में मैंने सैंपल बना लिया, सैंपल के बाद पैरामीटर वो हो जाएगा कि मैंने लोगों से ये पूछा कि आप बीजेपी को वोट दोगे, कांग्रेस को वोट दोगे, या किसी थर्ड पार्टी को वोट दोगे। ठीक है, तो ये जो मैं वोट देने वाली जो बात पूछ रहा हूँ ये हो जाएगा पैरामीटर, कि मैं उनसे क्या इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन में क्या कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो हम उसको बोलेंगे पैरामीटर। मैं इसको बता देता हूँ और भी अच्छे से। अ पैरामीटर कैन बी टर्म्ड एज अ वैल्यू दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन दैट इज इन्वेस्टिगेटेड इन द रिसर्च। है ना, यही बात बोल रहा है ना। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर वो वैल्यू हो जाएगी जो क्या करेगी, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जो हमें इंफॉर्मेशन देगी उस पॉपुलेशन के बारे में जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो टर्म, जो टर्म हमें वैल्यू देगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी उस पॉपुलेशन के बारे में, उसको हम बोल देंगे पैरामीटर। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अ रिसर्चर वांट्स टू नो मीन वेट ऑफ न्यूली बोर्न इन्फेंट्स इन द इंडिया इन द गिवन ईयर। ये कह रहा है कि कोई रिसर्च है, उसने क्या किया, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनका क्या किया, एक एवरेज वेट निकाल लिया। ठीक है, तो एवरेज वेट निकाल रहा है जितने जितने भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेट होगा, ठीक है, जो वेट की हम बात कर रहे हैं, वेट क्या हो जाएगा, हमारा पैरामीटर हो जाएगा। और जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स है ये क्या हो जाएगी, हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, राइट। न्यू बॉर्न इन्फेंट हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, और जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, वेट के बारे में पता कर रहा हूँ, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट हमारा हो जाएगा पैरामीटर। ठीक है, अब इन सब के बाद मेरे पास पॉपुलेशन पता चल गई, सैंपल पता चल गई, अब मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है। इसके बाद हमारा खेल आता है स्टैटिस्टिक्स का। जब ये सारी चीजें मेरे पास होंगी तभी मेरा क्या बनेगा, एक स्टैटिस्टिक्स बनेगा, जहां पे मेरे पास क्या होंगी,
population are measured by a parameter, aspects of a sample are measured by statistics। तो जो population को मैंने measure किया एक पैरामीटर से, या फिर मैंने सैंपल निकाल के उसमें से मेजर किया स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। तो पॉपुलेशन को हमेशा मैं मेजर करता हूँ किससे, पैरामीटर से, कि भाई यहाँ पे जो मैं चेक करना चाह रहा हूँ। और लेकिन सैंपल को हम किससे मेजर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से सैंपल को मेजर करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए, देखिए यहाँ पे मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, कि पॉपुलेशन आर मेजर्ड बाय अ पैरामीटर, कि पॉपुलेशन को हमेशा हम नापते हैं, मेजर करते हैं किससे, पैरामीटर से। लेकिन हम किसी भी सैंपल को मेजर करते हैं किससे, स्टैटिस्टिक्स से। ऐसा क्यों है, यहाँ पे मैं इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब सारी जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख, हमारे पास डेटा हो, सब लोग पॉपुलेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन, पूरा पॉपुलेशन किससे मेजर करेगा, हम पैरामीटर से, कि हम क्या निकाल रहे हैं, कि हम वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, या मैं इंटेलिजेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, या मैं कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो उससे मेजर की जाएगी पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन सैंपल क्या होता है, सैंपल तो मेरा कलेक्टिव डाटा है, मैंने पूरे पॉपुलेशन को तो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं, मैंने तो कुछ कुछ नंबर ऑफ फॉक्स को मैंने अपने सैंपल में रखा। और जब मैं कुछ लोगों को सैंपल में रख के और उससे मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं, तो वो क्या पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई होगी, क्या वो पैरामीटर को क्या करते हैं, डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल होगी, पैरामीटर को भी क्या वो पूरे हम बोल सकते हैं कि वो डाटा मेरा सब लोगों पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो सैंपल को जब भी हम मेजर करते हैं तो स्टैटिक्स से मेजर करते हैं। स्टैटिक्स मतलब जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वही हम उस पे अप्लाई कर पाएंगे, जो हमारा सैंपल होगा। लेकिन पॉपुलेशन पे हम क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है वो हम उसको पूरे पॉपुलेशन पे लगाते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो कैलकुलेशन होगी, जो कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा, वही सैंपल को क्या करेगा, मेजर करेगा। लेकिन पॉपुलेशन में जो हमारा पैरामीटर होता है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पैरामीटर, जैसे वेट, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं और भी अच्छे क्लियर तरीके से एग्जांपल दूं, कि मैं पूरे पॉपुलेशन का वेट निकाल रहा हूं, तो जो वेट वर्ड मैं बोल रहा हूं ना, वेट, तो वेट बताएगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में बताएगा वेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं सैंपल की बात करूं, तो सपोज मैंने एवरेज वेट निकाल लिया कि एवरेज वेट इज 55 केजी, तो यहाँ पे जो 55 केजी निकला है ना, एक पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट वैल्यू निकली है, ये सैंपल के बारे में बताएगी। लेकिन जो हम वेट की बात कर रहे हैं वो पॉपुलेशन के बारे में बताएगी। ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि हमारे सिंबल्स क्या क्या हैं, ठीक है, कि हम क्या क्या, हम आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो डाटा कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स आएंगे, ठीक है। पैरामीटर्स के लिए कौन कौन से सिंबल यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या सिंबल यूज करेंगे, तो मैं अभी सिर्फ तुम्हें बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कैलकुलेट करेंगे, तब मैं बताऊंगा कि मीन क्या होता है, कोई भी हमारे डाटा में मीन कैसे निकालते हैं, मीन किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं, वेरिएंस किसको बोलते हैं। बस अभी तुम्हें ये देख लो कि हमारे पास 3 टर्म्स आएंगे अभी, ठीक है। एक हमारे पास मीन आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, एक वेरिएंस आएगा, ये नए टर्म्स आएंगे जो हम कैलकुलेट करेंगे। और हम मीन को हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। जब मैं यू को ऐसे करके बनाता हूँ ना, ऐसे करके, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, यू मत बोलना इसको, इसको बोलेंगे म्यू, ठीक है। अरे यार, माउस से बनता भी नहीं सही से, ये म्यू। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जो हम यूज करेंगे पैरामीटर, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद पैरामीटर को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, कि ये हो जाएगा वेट सबका, सबका वेट, कि एक बंदे का वेट, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का वेट। अब स्टैटिस्टिक्स में हो जाएगा सबका, मैंने कैलकुलेट करके जो मैंने नंबर निकालूंगा, जो लास्ट में जो मैथमेटिकल टर्म्स आएगी, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स बार से, एक्स ऐसे लिख के, उसके ऊपर छोटा सा ऐसे डंडा लगा के, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा वेट, सब लोगों का अलग अलग आदमी का अलग अलग वेट तो पैरामीटर के अंदर आएगा। और उसके बाद जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो वो मेरा स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स में हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बार से, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, पैरामीटर में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद वो बन जाएगा एस, ठीक है। इसके बाद हमारा वेरिएंस होगा सिग्मा का स्क्वायर, इसको सिग्मा बोलते हैं। ये जो ऐसे 6 बनाया हुआ है ना, ऐसे करके 6 बनाया हुआ है, ये मैथ वाले बच्चों को पता होगा, साइंस वाले बच्चों को, और तुम देख लो कॉमर्स वाले बच्चों को भी पता होगा यार। और बाकी तुम देख लो, इसको ऐसे सिग्मा ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके। और ये एस, इसको हम बोल देंगे स्टैटिस्टिक्स में। और वेरिएंस में सिग्मा का स्क्वायर, ऊपर देखो इसको 2 से लिखा हुआ है ना, स्क्वायर तो ये पता होगा, इसको स्क्वायर बोलते हैं। और इसमें स्टैटिस्टिक्स में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, एस का स्क्वायर। तो ये कुछ नए टर्म्स है, खाली तुम इसको देख लो, समझ तो बाद में आ जाएगा। अब आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, कि वेरिएबल वो वैल्यू जो हमेशा चेंज होती है, ठीक है। जैसे मैं न्यू बॉर्न बेबीज का वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो हर किसी का अलग अलग वेट होगा। तो सपोज कि मैंने वेट को मान लिया, वेट को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। वेट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डब्ल्यू से,
तो पहले बच्चे का वेट W1 इज इक्वल टू मान लो है 3 kg, दूसरे बच्चे का वेट W2 इज इक्वल टू हो जाएगा मान लो 2 kg है, तीसरे बच्चे का वेट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा मान लो 2.5 है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या हो गया, W जो यहाँ पे है ना वेट, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, हर किसी के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, ये पहले बच्चे के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है, तीसरे के लिए अलग है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल। तो वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो सबकी अलग अलग वैल्यूज होती है, किसी फिक्स नहीं होती है, उसको हम फिक्स नहीं बोल सकते कि सबकी ये वैल्यू है, अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो हो जाती है वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होती है, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकती है, कि वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे वेट के अलावा मैं कुछ और भी कैलकुलेट, मैं ये भी देख रहा हूँ कि कौन लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन बच्चे क्या कहते हैं, कौन कौन से बच्चे कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। तो वो एक सपोज मैंने वो कर दिया, लोकेशन से है ना, तो एल से कर दिया, एल से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये लोकेशन यहाँ से है, ये यहाँ से है, यहाँ से अलग अलग लोकेशन डाल दी। तो ये दूसरा वेरिएबल हो गया, ये भी चेंज हो रहा है, सब एक सिटी से तो नहीं है, अलग अलग सिटी से है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल बेसिकली वो होता है जो वैल्यू सबके लिए चेंज होती है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, एक हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सटेनेसियस वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट तो मतलब पता है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब तो पता होगा, स्वतंत्रता, जो किसी के भी अंडर में ना हो, तो जो आजाद हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, कि इसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसका जो आंसर है वही आएगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब ये है। इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, जो वैल्यू आएगी वही रहेगी, मैं उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब इसको, लेकिन अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया, वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऐसे लिखा गया है, इसमें वेरिएबल जो मैनिपुलेट हो जाता है किससे, सिर्फ रिसर्चर से मैनिपुलेट हो जाता है, तो इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहा है, कि उसको जैसे मर्जी चाहे वो अपने हिसाब से डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट में हो जाएगा कि मैंने जैसे एक वैल्यू चेंज कर दी तो उसकी दूसरी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू जो चेंज हो रही है वो हो जाएगा डिपेंडेंट, क्योंकि पहले की वजह से दूसरे में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि अगर जो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ही रहता है हमेशा। तो जैसे इन स्टडी ऑफ एन इफेक्ट ऑफ लाइट, तो एक एग्जांपल दिया है कि इफेक्ट ऑफ लाइट में स्टडी कर रहा हूं ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ऊपर क्या परफॉर्मेंस है, तो रिसर्चर क्या करेगा, कैन मैनिपुलेट लाइट टू ब्राइट, ब्राइट को अगर लाइट को अगर ब्राइट कर देगा, डिम कर देगा, नॉर्मल कर देगा, तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड तो नहीं किया ना, ये अपने इंडिपेंडेंट इसके हिसाब से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लाइट के हिसाब से ही चल रहा है सब, ये याद रखना। जो जो लाइट है क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट, अगर कम कर दूंगा तो भी भाई अलग आ जाएगा, ज्यादा कर दूंगा तो भी वो हो जाएगा, लेकिन इस पे डिपेंड करता है, लाइट किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे लाइट पे डिपेंड करेगा सब कुछ, समझ गए। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे परफॉर्मेंस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइट क्या थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी, IV। ठीक है, अगर मैं लाइट चेंज करूंगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी, अगर लाइट को डिम करूंगा तो परफॉर्मेंस भी डिम हो जाएगी, लाइट को अगर मैं ब्राइट करूंगा तो परफॉर्मेंस भी ब्राइट हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो परफॉर्मेंस हो जाएगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगी। और वेरिएबल पता चल रहा है ना क्यों है, क्योंकि लाइट भी हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग है, परफॉर्मेंस भी सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, इसलिए वेरिएबल्स हैं ये सारे। अब यहाँ पे आ जाता है एक्सटर्नेसियस वेरिएबल, तो ये क्या कहता है, इन द अबोव एग्जांपल नॉइज कैन इंटरफेयर इन द रिलेशनशिप बिटवीन independent variable and dependent variable, and it is possible that change in dv dependent variable, that is performance, is due to extraneous variable। तो ये वो वेरिएबल होते हैं जो बीच में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के वेरिएबल के बीच में, कि इसकी वजह से ये वैल्यू चेंज हो रही है डिपेंडेंट की। ठीक है तो यहाँ पे क्या है, जो डिपेंडेंट की वैल्यू चेंज हो रही है इंडिपेंडेंट की वजह से, राइट। तो ये इसके बीच में कोई कोई भी चीज जो इंटरफेयर करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसको हम बोल देंगे एक्सटर्नेसियस वेरिएबल। जैसे यहाँ पे क्या किया, नॉइस को यहाँ पे एग्जांपल बताया, जैसे नॉइस, तो जैसे लाइट की वजह से परफॉर्मेंस पे डिफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन लाइट और परफॉर्मेंस के बीच में सपोज मैंने नॉइस भी डाल दी। ठीक है, नॉइस डाल दी यहाँ पे,
तो नॉइस क्या करेगा, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, मतलब टांग अड़ाना जिसे हम बोलते हैं, टांग अड़ाएगा बीच में। मतलब अब यहाँ पे क्या है, नॉइस भी क्या है, नॉइस की वजह से भी परफॉर्मेंस में क्या पड़ेगा, चेंज आ जाएगी, नॉइस की वजह से भी परफॉर्मेंस हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो इंटरफेयर करता है ना बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के वेरिएबल में जो बीच में आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नीशियस वेरिएबल। अब नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल दैट इज न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेटिव। तो ये वो वेरिएबल होता है जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ठीक है, या फिर जिसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ जाएगा इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, वेट, हाइट। तो ये सब क्या होते हैं, हम वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करूंगा, वेट ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल दूंगा कि एक बंदे का वेट है ए और दूसरे का है बी, ऐसे में वेट बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता ना। तो वेट में कैसे बोल सकता हूँ कि वेट या तो होगा, क्या कहते हैं 70 हो गया किसी का, या फिर 65 हो गया किसी का, या फिर क्या 75 हो गया किसी का। तो वेट को हमेशा मैं किस में कैलकुलेट करूंगा, नंबर्स में कैलकुलेट करूंगा, मैथ में कैलकुलेट करूंगा, मुझे यहाँ पे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जिस जिस वेरिएबल में हमें नंबर की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होती है, क्वालिटेटिव वेरिएबल होती है जिसमें यहाँ पे नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जिसमें हम कैटेगरी कर देते हैं, जैसे जेंडर, मेल और फीमेल, ठीक है। अब जैसे मैंने जेंडर का एक कॉलम बना दिया कि जितने जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके जेंडर बताओ, तो ये दो तरह का ही होगा ना, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब तो तीसरी तरह के भी आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है उसको भी, ठीक है। तो लेकिन क्या कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, जहां पे हमें नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कंटिन्यूअस वेरिएबल वो हो जाएगा जहां पे वेट, सच ए वेरिएबल हैज एनी वैल्यूज इज कंटिन्यूअस इन द नेचर, ठीक है। जो कंटिन्यूअस होता है, सपोज कि मैं अगर 10 साल का बच्चा है, ठीक है, उसका 10 साल में तो वेट था उसका 20 किलो, ठीक है, उसका 15 साल में उसका वेट हो गया 25 किलो, ठीक है, और वो जब वो 30 साल का हुआ तो उसका वेट हो गया 70। तो ये जो तो उसका ये जो वेट इसका है, वेट है, ये इसका जो वेट है ये यहाँ इसका पे, जो वेट है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये चेंज हो ये रहा है। क्या कर रहा है, ये चेंज हो रहा है। किसी ने किसी शायद ने वो शायद वो अनम्यूट किया है तो अनम्यूट मेरी किया है तो आवाजें मेरी रिपीट आवाज़ हो रही है, रिपीट हो रही प्लीज है, यार प्लीज उसको यार म्यूट उसको कर दो, म्यूट कर दो। मुझे मेरी मुझे आवाज मेरी सुनाई आवाज़ दे रही है, सुनाई दे बड़ी रही है, खराब लग बड़ी रही है खराब लग मुझे। रही ओके, तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि जैसे कोई अगर 10 साल का बच्चा है, उसका 20 किलो वेट है, 15 साल का हो गया तो 25 हो गया, 30 का हो गया तो 70 kg वेट हो गया। तो वेट यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि वेट हमेशा चेंज हो रहा है, ये फिक्स नहीं है ना। ये एक ही पर्सन का वेट है, मैं एक ही पर्सन के वेट के बारे में बात कर रहा हूँ। कि जैसे मैंने आज कैलकुलेट कर लिया सबका वेट, ठीक है, कैलकुलेट करके मैंने आंसर लिख दिया कि आज इस बंदे का 15 वेट है, तो क्या पता वो कल आए तो मेरा 16 मिलेगा वेट, या 17 मिलेगा, ठीक है, जो बढ़ रहा है। या फिर मैं एज की बात करूं, ठीक है, एज भी क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है जो हमेशा चेंज होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है जिस नेचर में। जैसे एज है, आज मेरी एज अगर मान लो 24 है, तो अगले साल 25 होगी, अगले साल 26 होगी, फिर 27 होगी। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल जो हमेशा क्या आते हैं, कंटिन्यूअस इन नेचर में होते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। अब इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे थे, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट, या मतलब जो फिक्स हो जाता है। दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स दैट आर डिस्टिंक्ट। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सपोज कि अब जैसे किसी की फैमिली में 3 बच्चे हैं, हो गए 3 बच्चे, अब वो बड़े हो गए, तो अब क्या उनका चौथा तो होगा नहीं, अभी 3 फिक्स हो गए ना उनके, तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। पहले वो कंटिन्यूअस थे, उसके बाद क्या हो गया, रुक गए वो। जैसे नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, मेरे पास पहले एक भी व्हीलर्स नहीं थी, अभी मैंने 2 गाड़ियां खरीद ली, ठीक है, उसके बाद मैं गाड़ी खरीद ही नहीं रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये आगे बढ़ तो नहीं रहा है। पहले 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, लेकिन इसके बाद मैं ले ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। अब हमारा इसके बाद आ जाता है रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। तो इसको मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। अब इसको पूरा पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, इतना सब तो हमने पढ़ ही लिया। तो रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स का क्या हो जाएगा रिसर्च में, यही तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि मैंने कोई रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मेरे पास डाटा कलेक्ट हुआ, डाटा कलेक्ट होने के बाद मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास डाटा है तो स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज होएगी, स्टैटिस्टिक्स यूज होएगी उस डाटा को कैलकुलेट करने में। कि मेरे को डाटा तो मिल गया, अब मैं डाटा को क्या करूंगा, कोरिलेट करूंगा, आपस में कोरिलेट करूंगा। नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, नंबर ऑफ क्या कहते हैं उनका वेट्स कितना है, और उनके वेट की वजह से उनके एज के हिसाब से उनका वेट में डिफर कैसे हो रहा है। मतलब रिसर्च में तो स्टैटिक्स पूरा यूज होगा ना, कि हम डाटा को कैलकुलेट कर रहे हैं ना।
तो यही सारा रिसर्च में तो यूज ही होगा। तो यहाँ पे इन्होंने अपने अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया हुआ है, तुम पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च में तो स्टैटिस्टिक यूज ही होता है कैलकुलेट करने में, डाटा को कैलकुलेट करने में, उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद एक ऑब्जर्वेशन बनाने में, परसेप्शन बनाने में, मेजर करने में, उसके बाद क्या कहते हैं उसको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, अपना क्या कहते हैं उसके बाद कोई भी क्वालिटी निकालने के लिए, कोई भी नया कंक्लूजन निकालने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो रिसर्च में हमेशा स्टैटिस्टिक्स का यही रोल होता है और यही सब इन्होंने यहाँ पे बताया गया है हमें, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा एनालिसिस, कलेक्ट कर लिया डाटा, फिर एनालिसिस कर दिया, उसका कंक्लूजन कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया, ऊपर रिसर्च डिजाइन, रिसर्च को डिजाइन करने के लिए, सैंपल कलेक्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कैन बी डिस्कस्ड स्टडी रिसर्च वांट टू स्टडी, तो ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा रोल हो जाएगा रिसर्च के अंदर स्टैटिस्टिक्स का। तो तुम पढ़ लेना, बहुत इजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। इसके बाद हमारा आ जाता है लिमिटेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, कि कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का हमें नुकसान हो जाता है या जो हमें बेनिफिट नहीं मिलता, और मिस इंटरप्रिटेशन क्या है, गलत धारणाएं क्या है स्टैटिस्टिक्स को लेके। तो अब मैं अगर अपने वर्ड में समझाऊं लिमिटेशन क्या है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, क्या एग्जांपल दिया था कि स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड विद सिंगल ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही आदमी की इंफॉर्मेशन है तो स्टैटिस्टिक्स कहाँ अप्लाई करूंगा भाई मैं उसमें, स्टैटिस्टिक्स तो कर ही नहीं सकता, एक ही ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्या होगी, लिमिटेशन हो गई। क्या लिमिटेशन होगी कि एक आदमी को कैलकुलेट करने के लिए, एक आदमी की, एक ऑब्जेक्ट की, एक पर्सन की क्वालिटीज को, उसके डाटा को उसको कैलकुलेट करने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए मैं स्टैटिस्टिक्स वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये मेरे क्या हो गया, नुकसान हो गया, पहला नुकसान, ठीक है। सेकंड ये बता रहा है इवेंट्स और फिनोमिनन दैट आर क्वालिटेटिव इन नेचर कैन नॉट बी सब्जेक्टिव टू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, जो क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव मैंने बताया ना, याद होगा सबको, अभी अभी जस्ट बताया, क्वालिटेटिव जहां पे हम नंबर्स का यूज नहीं करते, सब्जेक्टिव होता है। जैसे जेंडर, जेंडर में क्या मैं बोलूंगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो अगर मेरे पास सारा ही डाटा ऐसा होगा जिसमें मैथ के यूज ही नहीं है, नंबर्स वहां पे है ही नहीं, तो वहां पे मैं स्टैटिक्स कहाँ पे अप्लाई करूंगा भाई, वहां पे भी तो नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो ये हमारे इसके सेकंड क्या हो गया, नुकसान हो गया। तीसरा क्या बता रहा है, inferences based on statistics cannot be exact as the inferences are that are drawn are based on mathematical laws. Statistical laws are based on majority of the observation may not be applicable to each and every individual. तो ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने बताया था अभी, ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं अभी। तो ये क्या कह रहा है, जैसे मेरे पास पॉपुलेशन है, पूरी पूरी बिहार की पॉपुलेशन मुझे पता है 5 लाख है, लेकिन मैंने अपना जो ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो सिर्फ किया क्या कहते हैं 10,000 लोगों पे। तो 10,000 लोगों पे जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, जो डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जो रिजल्ट निकाल रहा हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो रिजल्ट आया है ये पक्का पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है? नहीं, हो जरूरी थोड़ी ना है, क्या पता 10,000 लोगों को जिसको मैंने डाटा कलेक्ट किया है, बाकी जो लोग बच गए वो अलग तरह के लोग हों, ऐसा हो सकता है ना। तो ये भी इसका नुकसान हो गया कि हम ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि जो सैंपल से जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं सब जगह अप्लाई करूंगा, तो ये भी मेरा नुकसान हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू एडिक्वेट इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स नॉलेज अबाउट स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को यूज करने के लिए उसकी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, स्पेशली विद रिगार्ड टू व्हेन टू सी व्हाट टेक्निक्स एंड हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ द ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को क्या करने करने के लिए उसके लिए उस फील्ड की बहुत उस स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। दैट पर्सन who are good in statistics, that he or she may be only able to calculate the results with the statistics techniques, right? तो स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स वही यूज कर पाएगा जो उसमें महान हो गया, फिर उसको उसकी स्किल्स बहुत अच्छे से आती होंगी। तो ये कुछ इसके नुकसान हैं, लिमिटेशंस हैं। स्टैटिस्टिक्स सच हैज नो कंट्रोल ओवर द डाटा कलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। डाटा कलेक्शन प्रोसेस में भी स्टैटिस्टिक्स का कोई कंट्रोल नहीं है। डाटा तो मैं अपने हिसाब से करूंगा ना, अपने हिसाब से कलेक्ट करूंगा, उसमें स्टैटिस्टिक्स का कोई रोल ही नहीं है। तो इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर अबाउट अ सर्टेन फिनोमिनन और इवेंट। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, हमें पूरी क्लियर पिक्चर हमें कभी भी नहीं दे पाती किसी भी इवेंट को लेके, ठीक है। आइडिया लग जाता है, ये जरूर है, आइडिया लग जाता है हमेशा स्टैटिस्टिक्स से, क्योंकि भाई इतनी रिसर्च कर ली, आइडिया लग रहा है, तो आइडिया से मैं एक परसेप्शन बना लेता हूँ। बट अगेन इट इज नॉट अ क्लियर पिक्चर, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन स्टैटिस्टिकल डिसीजन। स्टैटिस्टिकल जो डिसीजन बनाऊंगा कैलकुलेट करने के बाद उसमें कोई एरर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
misinterpretation and limitations. And the next we have is scales of measurement. ठीक है कि scales of measurement, अब इसको measurement कैसे कैसे करूंगा मैं, statistics को measurement कैसे कैसे करूंगा वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे आ जाता है पहला nominal scale। तो ये कह रहा है इन 1946 four scales of measurement were explained by S.S. Stevens that can be used to measure variables। ठीक है, statistics में क्या करूंगा, मेरा काम क्या है, वेरिएबल को ही तो मेजर करना है, राइट right? जो मेरे पास मैथमेटिकल जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है सब लोगों की, उसी को तो कैलकुलेट करना है ना। तो 1946 में जो साइंटिस्ट था, जो ये साइकोलॉजिस्ट थे, एस एस स्टीवन और ये एरोन एरोन एंड कप्स 2009, इन्होंने चार स्केल बताए थे कि किन किन स्केल्स में हम स्टैटिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं। तो पहला स्केल है नॉमिनल स्केल। एंड नॉमिनल स्केल क्या बोलता है, ये यूज कर सकते हैं हम इसको मेजर करने में, दैट आर क्वालिटेटिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव इन नेचर। जो वेरिएबल हमारा, ध्यान से सुनना, जो वेरिएबल हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, मतलब वहां पे नंबर्स नहीं होते। क्वालिटेटिव जहां पे आ जाए ना, ये समझ लेना कि वहां पे नंबर्स नहीं होंगे। क्वालिटी, ये आया है क्वालिटी से डिराइव हुआ है ये वर्ड क्वालिटी। अब क्वालिटी मैं नंबर से डिफाइन कर सकता हूँ क्या, कि तुम बहुत अच्छे हो, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, गुड तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 10 15 20 25 30 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तुम 40 आउट ऑफ 100 40 हो, तो नहीं बोल सकता ना इसको। तो जो क्वालिटेटिव नेचर के जो हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, उनको हम जब मेजर करेंगे तो हम किस स्केल से मेजर करेंगे, नॉमिनल स्केल से मेजर करेंगे। ठीक है, एग्जांपल जेंडर, रिलीजन एंड सो ऑन। जेंडर को कैलकुलेट, जेंडर का कंक्लूजन निकालने के लिए, रिलीजन को मेजर करने के लिए जो मैं स्केल यूज करूंगा, जो मैं आइडिया यूज करूंगा, या जो मैं तरीका यूज करूंगा, वो किसके अंदर आएगा, नॉमिनल स्केल के अंदर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल with regard to gender, males can be assigned the number 1 and females can be assigned the number 2 or vice versa. Similarly, with regards to religion, Christians can be assigned as the number 1, Hindus can be assigned the number 2, Jains can be assigned the number 3, Muslim can be assigned the number 4। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, नॉमिनल स्केल यूज कर रहा हूं, कि मेरे पास सपोज मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं, तो मैं हमेशा ये लिखूं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। इससे अच्छा मैंने हिंदू को नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, मुस्लिम को 2 से, सिख को 3 से और क्रिश्चियन को 4 से, ऐसे करके मैंने क्या किया, उसको नॉमिनल स्केल से मेजर कर रहा हूं मैं उसको, कि ये जो नंबर 1 वाले हैं ये हिंदू है, नंबर 2 वाले हैं मुस्लिम है, नंबर 3 वाले क्रिश्चियन है, नंबर 4 वाले सिख हैं। तो ये बेसिकली हमारा आइडिया है नॉमिनल स्केल के बारे में। बस ये याद रखना, नॉमिनल स्केल जहां पे मैं क्वालिटेटिव जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उनको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, या फिर उनको मैं मेजर कर रहा हूँ। अब सेकंड हमारे यहाँ पे आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या बोलता है, ये इन्वॉल्व करता है रैंक। ठीक है, जब हम रैंक की बात करते हैं कि और मैंने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मेरे पास पूरा डाटा है। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद सपोज कि मेरे पास 10th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उनका पूरा डाटा है। ठीक है, अब डाटा करने के बाद, मैंने कलेक्ट करने के बाद, अब मैंने ये देख लिया कि मैथ में सबसे ज्यादा नंबर जिसके हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, कि यहाँ पे 99 वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर 95 जिसके आए हैं वो है, फिर 93 वाला है, ऐसे मैं डिक्रीजिंग में लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस डिक्रीजिंग लेवल को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा रैंकिंग के हिसाब से, कि जो सबसे ज्यादा नंबर उसको रैंक 1, उससे नीचे वाले को रैंक 2, उससे नीचे वाले को रैंक 3, उससे नीचे वाले को रैंक 4, ऐसा मैं कर सकता हूँ। और इसी तरीकों को मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डिनल स्केल। यहाँ पे मैंने इन जो नंबर्स जो यहाँ पे आ रहे थे, इनको मैंने रिप्लेस कर दिया, रैंकिंग से रिप्लेस कर दिया, कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर है उसको मैं बोलूंगा रैंक 1, जिसके उससे कम नंबर है सेकंड नंबर पे उसको मैं बोलूंगा रैंक 2। तो ये जो स्केल मैंने यहाँ पे बनाया, इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है, इंटरवल स्केल जहाँ पे इंटरवल्स होंगे, जहाँ पे एक नंबर नहीं होगा। सपोज मैं बोलूं कि क्लास 7 से लेके 10 तक के बच्चे तो इस ग्रुप में है, क्लास 10 से लेके 12 तक के बच्चे इस ग्रुप में है, और फिर क्या कहते हैं, बीए और बीए फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर तक के बच्चे यहाँ पे हैं। तो ये क्या किया मैंने, ग्रुप बना दिया ना, इंटरवल बना दिया ना, 7 से लेके 10 तक के, 10 से लेके 12 तक के, बीए में फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक के। तो जहां पे मैं इंटरवल यूज करूंगा 7 से लेके 10, यहाँ पे इंटरवल हो गया ना, पे 7 8 9 10 सारे ग्रुप है, और यहाँ पे उनकी वैल्यूज है। 10 से 12, 10 से लेकर 12 तक के जितने भी बच्चे हैं वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं, और उनके यहाँ पे वैल्यूज है। तो जहां जहां मैं इंटरवल बना दूंगा उसको हम बोल देंगे इंटरवल स्केल।
ठीक है, तो हम पढ़ोगे तो मैं जो मैं बोल रहा हूँ ना वही सब इसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। द डिग्री ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल obtaining a score of 22 and another individual obtaining a score of 23 is same as that of an individual obtaining a score of 34, another individual obtaining a score of 35. In interval scale there is no absolute zero. For example, there cannot be person with a zero attitude. Interval scale can be subjected to mathematical calculation. ठीक है, तो ये यही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आ जाता है हमारा रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल मैथ वालों को तो पता ही होगा। रेशियो हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, डिवाइड कर देते हैं वैल्यूज को, और वहां से हम एक कंक्लूजन निकाल देते हैं। ठीक है, इसको बताता हूँ कैसे होता है। रेशियो स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द स्केल्स। ठीक है, यहाँ पे रेशियो स्केल में सारी प्रॉपर्टीज होती है, नॉमिनल भी, ऑर्डिनल भी, इंटरवल भी। कैसे होता है, it also has an absolute zero, यहाँ पे जीरो भी, absolute zero भी होता है, that indicates presence or absence of a certain property or characteristics. Ratio scale displays equidistance between the adjacent categories. ठीक है, तो जैसे मान लो कि for instance ओके तो जैसे मैं बना दूं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है, रेशियो हम निकालते हैं बेसिकली। जैसे a डिवाइडेड बाय b, ये दो वेरिएबल है। सपोज कि एक वेरिएबल है मेरा, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, दो वेरिएबल है। ठीक है, तो इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है, ठीक है, और सपोज कि मेरे पास एक सी कैटेगरी है और एक डी कैटेगरी है, इनको भी डिवाइड करने के बाद मेरे पास सेम आंसर आ रहा है जो यहाँ पे आया है। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक्स आंसर आया, यहाँ पे भी मेरा आंसर एक्स आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को वेरिएबल को डिवाइड किया तो मेरा आंसर एक्स आया, इन दोनों को डिवाइड किया तो भी मेरा आंसर एक्स आया। तो मैं यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि इन दोनों को डिवाइड करने से सेम आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करने से सेम आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पे a बाई बी लिख सकता हूँ ना, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों x के बराबर ही तो हैं, दोनों को डिवाइड करने से x ही तो आ रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रेशियो प्रॉपर्टी से, रेशियो स्केल से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको कोरिलेट कर दिया। ठीक है, तो रेशियो स्केल बेसिकली कहाँ यूज होता है, द डिफरेंस बिटवीन 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट एंड 2 किलोग्राम ऑफ व्हीट, एंड द डिफरेंस बिटवीन, ये कह रहा है 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट और 2 किलोग्राम ऑफ व्हीट का जो डिफरेंस आ रहा है क्या आ जाएगा, वन, दो में से एक घटा देंगे तो एक आ जाएगा, 2 किलो में चावल में से एक चावल 1 किलो चावल कर देंगे तो वन हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, फिर वैसे ही क्या कहते हैं कि 10 किलो और 20 किलो वाला बता रहा है, सॉरी ये डिवाइड वाला सीन बता रहा है, सॉरी 2/1 बोल रहा है, इनको ऐसे करेंगे तो 2 आंसर आएगा। और 20/10 करूंगा, 20y/10 कर रहा हूँ तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रेशियो वाला होता है, डिवाइड वाली प्रॉपर्टीज के साथ हम प्ले करते हैं। तो जब हम मैथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे तब मैं इनको और अच्छे डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, तो आ जाएगा प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। तो नॉमिनल्स में क्या होता है, कैटेगरीज आर एक्सक्लूसिव, ऑर्डिनरी में सब होता है, कैटेगरीज कैन बी अरेंज इन ऑर्डर,